चलिए, तो हम लोग देख रहे थे संसदीय समितियां, है ना। पार्लियामेंट्री कमिटीज देख रहे थे, जिसमें हम बात किए थे कि समितियां दो तरह की होती हैं, है ना। एक अस्थाई समिति और एक अस्थाई समिति। ठीक है, तो इन समितियों के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि संसदीय समितियों में पार्लियामेंट्री कमिटीज इसमें हम लोग स्थाई यानी कि स्टैंडिंग कमेटी और अस्थाई यानी कि एडहॉक कमेटी, इसके बारे में बातचीत किया था। ठीक है, तो स्थाई समितियों में हमें देखना था, वित्तीय समिति के बारे में बात कर रहे थे, है ना, फाइनेंशियल कमेटी। तो वित्तीय समितियों में 3 समितियां होती हैं फाइनेंशियल कमेटी में, और मुख्य तौर पे संसदीय समितियों का जब बात होता है तो बात वित्तीय समितियों की ही होती है, और सवाल भी जो बनते हैं इन जनरल, वो सवाल वित्तीय समितियों से ही बनते हैं, है ना। फाइनेंशियल कमिटीज के माध्यम से ही बनता है। तो आप देखेंगे कि वित्तीय समितियां 3 तरह की होती हैं। तो जो पहली समिति है वह है प्राक्कलन समिति, हाँ, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमिटी कहते हैं इसको। और एक समिति है उसको कहते हैं लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, लोक लेखा समिति। और एक है सार्वजनिक उपक्रम समिति, पीएसयू कमिटी। तो ये जो पीएसयू कमिटी है, पब्लिक सेक्टर ना, पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी कंपनी। कहीं पर भी अगर सार्वजनिक लिख दिया गया या पब्लिक कहा जा रहा है, उसका मतलब समझ लीजिए कि वो मटेरियल गवर्नमेंट का है ना, सरकारी है। तो इस प्रकार से इन 3 कमेटियों के बारे में बात करना था। बाकी स्थायी समितियों के बारे में हमने देखा था कि स्थायी समितियां 6 तरह की होती हैं, और अस्थायी समितियां में 2 तरह की बात किया था हमने कि अस्थायी समितियां विशेष उद्देश्य के लिए बनती हैं, जबकि स्थायी समितियां प्रत्येक वर्ष 1-1 साल के लिए बनती हैं। ठीक है, इसमें पहले आपको देखना है प्राक्कलन समिति, लिखिएगा प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमिटी, प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति ये क्या होता है और क्यों काम करती है, तो लिखेंगे कि प्राक्कलन समिति सरकार के खर्चों के लिए आकलन करती है, सरकार के खर्चों के लिए आकलन करती है। ठीक है, अब क्या करती है, तो नाम ही है प्राक्कलन, एस्टीमेट, है ना। इसका काम क्या है, तो एस्टीमेट बनाना, है ना, फॉर्म एस्टीमेट फॉर गवर्नमेंट, है ना, इट्स एक्सपेंडिचर।
इसके खर्चे के लिए जो एस्टीमेट होता है वो एस्टीमेट कौन तैयार करता है? प्राक्कलन समिति तैयार करती है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे कि इसकी उत्पत्ति 1921 से मानी जाती है। ऑरिजिन टाइमिंग 1921, और स्वतंत्रता के बाद इसकी स्थापना जो की गई थी, तो आफ्टर इंडिपेंडेंसी भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आफ्टर इंडिपेंडेंसी भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जॉन मथाई लिखेंगे। जॉन मथाई, वित्त मंत्री जॉन मथाई के सलाह पर इसको स्थापित की गई थी। वित्त मंत्री जॉन मथाई के सलाह पर इसे स्थापित की गई थी। ओके, अब देखिए, तो यहां पर इस प्रकार से स्थितियां बनती हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि इस प्रकार से जब कमिटीज यहां पर फॉर्म की गई, तो इसका काम था कि सरकार के खर्चों के लिए ये अनुमान लगाए और उसके लिए रिकमेंडेशन करे कि सरकार को कितना खर्चा चाहिए। ठीक है, और जो ये डिमांड करता है उसी के हिसाब से सरकार को पैसा मिलता भी है। जैसे आप उधर प्राक्कलन विधेयक भी देखें हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है कि ये सरकार के लिए अपना एस्टीमेट बनाता है और उसी एस्टीमेट के बेस पर विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल पार्लियामेंट से पास होता है और उसके बाद खर्चे का पैसा इनको मिलता है। ठीक है, तो प्राक्कलन का काम है सरकार के लिए खर्चे को जुटाना या खर्चा के लिए प्लान तैयार करना, और ये जो प्लान तैयार कर देता है उसी के हिसाब से सरकार को पैसा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि यह लोकसभा में बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो समिति होती है प्राक्कलन समिति, इसमें कुल आपको 30 सदस्य होते हैं। कल ही बताया थे कि अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है ना, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य, सभी के सभी सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें चूंकि सभी सदस्य जो हैं वो लोकसभा से होते हैं, यानी राज्यसभा का इसमें कोई नहीं होता है। तो सीधी सी बात है कि खर्चा का मामला है ना, तो खर्च का मामला कौन कंट्रोल करेगा? लोकसभा कंट्रोल करेगी, क्योंकि लोकसभा में जनता के द्वारा चुने हुए सीधे प्रतिनिधि जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उनको जनता जो चुनती है वो कहाँ? लोकसभा में चुनती है। राज्यसभा के मेंबर को तो हम चुनते नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्टली होता है। तो पैसा किसका है? जनता का है। तो जनता का पैसा कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य करेंगे, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। इसलिए वित्त के मामले में, फाइनेंस के मामले में, रुपया पैसा के मामले में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए यहाँ पर पूरा पावर किसको दिया गया है? लोकसभा को दिया गया है। लोकसभा के ही 30 सदस्य होंगे और वही अपने हिसाब से चीजों को करेंगे।
नहीं, इसका अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होता है। इसका अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होता है। इसका अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होता है ना। रूलिंग पार्टी का जो मेंबर होता है वही इसका चेयरमैन होता है। अगर मान लीजिए इसका चेयरमैन बना दिया गया विपक्ष को, मालूम चला पैसा नहीं मिलने देगा, मिलने देगा? नहीं मिलने देगा। हा? अब भाई बहन हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, दोनों को पता है कि पिता के यहाँ से फंड आना है, तो फंड आना है और आपके फंड पर सैंक्शन का राइट दे दिया जाए आपके बहन को चाहे भाई को, तो क्या करेगा? जितना फंड आएगा उसमें और कम में कटौती कर देगा, नहीं कर देगा? कितना क्या करेगा पैसा? अब वही अगर आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक है, म्यूचुअल है, बढ़िया है, तो क्या करेगा? 1000 का बिल बन रहा है, 1500 दीजिए ना भाई, महंगाई बढ़ गया है, 500 महंगाई भत्ता लगा के दे देगा, है ना। अगर चीजें ठीक है तो विपक्ष से तो चीजें ठीक होती नहीं है सत्ता पक्ष की। विपक्ष तो सत्ता पक्ष के सही में भी कमी निकालने का काम करता है। ऐसे में अगर प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष विपक्ष के नेता को बना दिया जाए या विपक्ष के मेंबर को बना दिया जाए, तो मालूम चलेगा कि विकास का कोई काम ही नहीं होगा, पैसा नहीं निकलेगा, वो एस्टिमेट नहीं बनाएगा अच्छा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है विपक्ष के नेता को, सॉरी सत्ता पक्ष के नेता को, जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो नेता इलेक्ट किया जाता है वो। और ये बेसिकली डिसाइड करता है चेयरमैन, है ना। स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर है, राज्यसभा में आपके सभापति हैं, तो उनके द्वारा डिसाइड होता है। लेकिन लोक लेखा समिति केवल लोकसभा, प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा में ही बनती है, ये दूसरी जगह बाहर नहीं बनती, दूसरे हाउस में नहीं बनती है। तो 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं और अध्यक्ष भी सत्ता पार्टी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि प्राक्कलन समिति रुपए पैसे से संबंधित सभी प्रकार की सिफारिशें सरकार को करता है। सरकार को करता है। ठीक है, यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है कि सिफारिशें कौन करता है? यही करता है। ठीक है, और ये प्रत्येक साल बनने वाली है ना, ये प्रत्येक साल बनने वाली संस्था जो है वो रहती है। ठीक है, प्रारंभ में इसमें सदस्यों की संख्या 25 थी, है ना। जब ये बना था 1950 में, तब इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती थी, लेकिन 1956 में इसमें बदलाव करके सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई थी। ये नोट करके लिख लेंगे कि प्रारंभ में इसमें सदस्यों की संख्या 25 थी, बाद में 1956 में बढ़ा करके 30 कर दी गई। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। क्या लिखे हैं? राज्यसभा के सदस्यों का इसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। ठीक है, कार्यकाल पहले से पता है कितना होगा? 1 वर्ष का होगा। ठीक है,
एक और बात लिख लेंगे नोट करके कि इसमें कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है, और मतलब इसी का नहीं, जितना संसदीय समिति सब है ना, उसमें से किसी का भी सदस्य कोई मंत्री नहीं होगा, कोई मिनिस्टर किसी का भी मेंबर नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि समिति के सदस्य तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि नए सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाता। समिति के सदस्य तब तक काम करते रहेंगे जब तक नए सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाता। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ये पूछ लिया जाए कि समिति के का जो स्थापना होता है वो किस नियम के माध्यम से है, क्या किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है, तो क्या होगा? हाँ, 118 तो केवल समिति हो गया, 118 का ए। इन समितियों की स्थापना लोकसभा के नियमों के तहत होती है। ध्यान रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा केवल संविधान में तो उसका स्थान दे दिया गया है, बाकी उनके नियमों का जो कार्यवाही होता है वो संविधान के माध्यम से नहीं, बल्कि लोकसभा का अपना नियमावली है और राज्यसभा का अपना नियमावली है, उन नियमावली के अंतर्गत बनता है। तो ये प्राक्कलन समिति भी उसी नियमावली के तहत बनती है। और लोकसभा का नियम 310, ध्यान रखेंगे, लोकसभा का नियम 310, ठीक है, लोकसभा का नियम 310, ठीक है, लोकसभा का नियम 310 के अंतर्गत यह समिति अपना कार्य करती है। लोकसभा के नियम 310 के अंतर्गत यह समिति अपना काम करती है। ठीक है, कोई संविधान का अनुच्छेद नहीं। लोकसभा का जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, आपसे पूछा जाएगा कि भाई संविधान में नहीं है, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन चर्चा तो होता है लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई अनुच्छेद नहीं इसके लिए। तो ये होता कैसे है? लोकसभा के नियम के तहत होता है ना। सदन में मतदान कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो होता कैसे है? लोकसभा के नियम के अनुसार होता है, 193 के तहत। ठीक है, तो लोकसभा की कार्यवाही लोकसभा के नियमों के तहत चलती है, राज्यसभा की कार्यवाही राज्यसभा के नियमों के अंतर्गत चलती है। ठीक है, ओके। तो ये सभी प्रकार के आप देखेंगे कि सरकार के जो खर्चे होते हैं उसके लिए अपना ये करती है। ठीक है, क्लियर है क्या? पूरा 1 से लेकर के और 550 तक नियम सब लिखा हुआ है, हर चीज का अलग अलग नियम है, उस नियम के अंतर्गत उसमें कार्यवाही होती है। तो प्राक्कलन समिति का नियम संख्या 310 है। ठीक है, जहाँ पे वो प्राक्कलन समिति की संरचना, प्राक्कलन समिति के कार्य, प्राक्कलन समिति की स्थापना, इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करता है। हाँ, राज्यसभा की जो समिति है उनके लिए है, राज्यसभा का भी अलग नियम है और लोकसभा का भी अलग नियम है, लेकिन ये समिति केवल लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है। ठीक है, प्रोसीड। तो इस प्रकार से ये समिति यहां पर काम करती है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट लेंगे अब लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी लोक लेखा समिति के बारे में पहले तो एक बात लिख लीजिए कि यह संसद की सबसे प्राचीन समिति है, ओल्डेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स द ओल्डेस्ट कमिटी ऑफ द
पार्लियामेंट, यह संसद की सबसे प्राचीन समिति है, सबसे पुरानी। अब ये सबसे पुरानी कैसे हो गई? तो सबसे पुरानी इस मामले में हो गई कि 1919 का जो एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में आपको पता है कि मॉन्टेग्यू भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड क्या था? तो चेम्सफोर्ड उस समय भारत में वायसराय था। तो इन दोनों ने एक एक्ट पास किया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ब्रिटेन के पार्लियामेंट से पास होकर के आया था। तो इसमें सबसे पहले लोक लेखा समिति की बात की गई थी, ठीक है। तो इसलिए यह संसद की सबसे प्राचीन समिति है, ये 1919 से ही कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। तो ये संसद की सबसे प्राचीन समिति है। इसकी स्थापना 1921 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत हुआ था। इसकी स्थापना 1921 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत हुआ था। इट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब देखिए, तो अब देखिए कि प्राक्कलन समिति का गठन तो लोकसभा का नियम 310 के तहत होता है। तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन किससे होता है? तो लोकसभा का नियम 308, ध्यान रखिएगा, यह स्थापित होता है लोकसभा के नियम 308 के तहत, है ना। एस्टेब्लिश्ड बाय द लोकसभा रूल अंडर 308। इट्स एस्टैब्लिश्ड by the Lok Sabha rule 308। ठीक है, लोकसभा के नियम 308 के तहत यह स्थापित होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो समिति होती है वो एडवाइजरी टाइप की होती है, सलाहकारी टाइप की होती है ना। इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? सलाहकारी, ठीक है। और इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, लेंगे टोटल मेंबर ऑफ दिस कमिटी 22। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। अब देखिए, 22 में से ध्यान रखना है कि लोकसभा से होंगे 15 और राज्यसभा से होंगे 7, टोटल 22 हो जाएगा ना जी। हाँ देख लीजिएगा भाई, भाई बीपीएससी में सी सेट नहीं आया है। जिस दिन बीपीएससी में सी सेट आ गया, अब आने ही वाला है, जल्दी आएगा। हाँ हाँ, एक आध 2 साल में सी सेट आ जाएगा, है ना। 70वीं में तो नहीं, लेकिन 71वीं 72वीं तक आप उम्मीद करिए कि सी सेट जल्दी आने वाला है। जिस दिन सी सेट आ गया तो मामला और गंभीर हो जाएगा। तो खाली जीएस पढ़ने से काम होगा, तो मैथ रीजनिंग रगड़ के पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे यूपीएससी में है वो वाला मैटर हो जाएगा। तो हाँ, यूपी में भी है। यूपी में का जो सी सेट पेपर होता है, हालांकि उतना कोई टफ नहीं रहता है। हिंदी का क्वेश्चन बहुत रहता है, तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को खास दिक्कत नहीं होती, या किसी को भी दिक्कत नहीं होती अगर हिंदी ठीक ठाक है उसका, तो है ना। लेकिन आप कल 69वीं बीपीएससी का मेंस चल रहा है, पेपर देखा होगा आप लोगों ने, बन गया ना। तो आप देखिएगा कि और करंट अफेयर्स को थोड़ा डायनेमिक कर दिया है। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है पेपर, मतलब पेपर 1 के अंदर में जो आईआर और विथ करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स को डायनेमिक किया है और करंट अफेयर्स में अच्छा प्रश्न पूछा है ना। वो चाहे G20 का संबंध का मसला हो, वो चाहे आपको सरकार में एआई की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकार के काम को कैसे आसान बना रही है ना, ये सारे प्रश्न हो, या मणिपुर हिंसा हो, ठीक है। मतलब अब एक डायनेमिक पेपर होता है। पहले क्या था, पहले बहुत खराब पेपर बनता था, अब पेपर अच्छा बन रहा है। पहले क्या था, पहले वो था
आप पहले का पेपर उठा के देखिए, कल एक भी नहीं पूछा कि गांधी का विचारधारा बताइए, नेहरू का विचारधारा बताइए, है ना, टैगोर का विचारधारा बताइए, सब गया पान खाने। ना पूछा है पटना कलम, मौर्य कला, थोड़ा सा बस शॉर्ट में पूछ लिया, शॉर्ट में वो गया जमाना के 38 नंबर में लिख लिख करके, रंग बना बना करके भर भर के नंबर उठाते थे कि देखिए कला, देखा स्तूप बना दिया, है ना, तोरण द्वार बना दिया। तोरण द्वार स्तूप का प्रशासन में कौन काम है? ब्यूरोक्रेट्स का तो डायनेमिक होना चाहिए ना, ब्यूरोक्रेट्स को उसके अंदर में जितना ज्यादा डायनेमिक होता, क्योंकि लोग क्या करते थे, तीनों 8 लोग घोर के पी जाते थे, एकदम रट लिया, सब कलाकार का नाम सब रट लिया, एकदम जुबान पर है, आ जाके एग्जाम में भर दिया। रट्टू तोता अधिकारी मिल रहा था सरकार को। एक चीज को तो क्रेडिट देना पड़ेगा अतुल प्रसाद जी को कि आदमी काम तो कर रहा है, हाँ, लेकिन जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से रिफॉर्म्स किए इन्होंने और जिस तरीके से चेंज किया है बीपीएससी को, उसका क्रेडिट तो जाता है इस आदमी को। और एकदम मतलब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी ला दी, बहुत ट्रांसपेरेंसी ला दी। आप अपना मेंस का कॉपी डाउनलोड करके देख लीजिए कितना नंबर मिला है, नहीं मिला है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज है, टॉपर्स जो हुआ है उसका कॉपी अब आप लोग को मिल जाएगा आसानी से। अब देखिए कि भाई वो कैसे लिखा है अपना आंसर, उसके आंसर में वो कौन सी बात है उसको उतना नंबर मिला है। तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा बात हुआ है कि कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो डाउनलोड करेगा ना, कोई कोचिंग में वाला डाउनलोड करवा लेगा कहीं से, करा के यूट्यूब पर चलवा देगा, तो फायदा तो आपको हुआ ना जी। अब देख लिए कि अच्छा वो कैसे लिखा है, और जैसे लिखा है वैसे आपको लिखना है तो नंबर मिल जाएगा। तो बहुत सारा चीज ट्रांसपेरेंट किए हैं, जो धांधली होती थी उसको नगण्य करने का बहुत प्रयास किए हैं। मतलब जैसा विद्यार्थियों ने बताया कि जिस प्रकार से बीपीएससी का पीटी का एग्जाम हो रहा है, मतलब इतना फोटो कैमरा तमाम जीपीएस लगा हुआ है, विद्यार्थी के सामने खुल रहा है, तो सब अच्छा बात हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी आई है। विद्यार्थी को बिठा करके उसके सामने सिलपैक हो रहा है और फिर उसको भेजा जा रहा है, बहुत अच्छा बात ये सब हुआ है। तो मतलब और उसके साथ ही डायनेमिक तौर पे बीपीएससी को चेंज किया गया, उसके क्वेश्चन के पैटर्न में शॉर्ट क्वेश्चन को लाना एकदम जरूरी था। नहीं तो होता क्या था, 3 क्वेश्चन पहले सेक्शन में, 3 क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में और 2 क्वेश्चन लास्ट के सेक्शन में, 8 क्वेश्चन लोग रट के जाते थे, मॉडल आंसर तैयार करके रट लेते थे, जुबान पर बैठा लेते थे और जाके छाप के आ जाते थे, रिजल्ट भी हो जाता था। और इस वजह से आप बहुत सारे, मैं एकदम ओपनली कहता हूं, बहुत सारे बीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों से आप बात करिएगा तो आपको लगेगा कि कैसे चयन हो गया, अधिकारी कैसे बन गया। हम ऐसे बहुत लोग को जानता हूं जो चयनित है, वो खुद भी मतलब फ्रेंड से तो कहता है यार हो गया कोई बात नहीं, है ना। आप बात करें तो यार ये आदमी, इसका रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि वो आदमी मेहनत नहीं किया है या उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, लेकिन बीपीएससी अपने आप को बनाइए कि वैसे रखे हुए था कि आप आंसर रट के आइए, एग्जाम पास करके जाइए, आप पीटी के लूसेंट रट के आइए, आप पास करके जाइए। पैटर्न ही ऐसा गंदा बना हुआ था कि रट्टू तोते पास कर जाते थे। अब पैटर्न इतना डायनेमिक हो गया कि अब आप यूपीएससी का जो रिजल्ट आता है तो उसके लास्ट रैंकर से भी जाके मिलिए, लास्ट रैंकर जो एकदम 800-900 नंबर पे रहा है, उससे भी बात करिएगा ना, तो उसके बात में, उसके भाषा शैली में दम नजर आएगा, उसके एटीट्यूड में, उसके एप्टीट्यूड में लगेगा कि किसी अधिकारी से आप बात कर रहे हैं। अब बीपीएससी के टॉपरों से कभी कभी बात करने पर आपको लगेगा कि यार ना कपड़ा ठीक से पहनेगा, ना ठीक से एटीट्यूड रखेगा। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि किसी से बात नहीं कर रहे, एटीट्यूड का मतलब कि वो आपके भाषा शैली में दिखे, आपके पर्सनालिटी में दिखे, सामने वाला इंपैक्ट हो जाए देख करके कि यार क्या पर्सनालिटी है। अब इसका मतलब कि मैं डेंटिंग पेंटिंग वाला पर्सनालिटी है, पूरा क्रीम व्रीम पाउडर लगा के एकदम नहीं। पर्सनालिटी का मतलब है आपकी भाषा शैली, बातचीत करने का तरीका, है ना, किस तरीके से अपने बात को सामने वाले के सामने रख रहे हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज यूपीएससी के सिलेबस में पूरे आपको बड़े स्तर पर दिखेगा, और लगातार बीपीएससी अपने आप को अब अपलिफ्ट करके कर रही है। तो आप 68वीं से रिजल्ट जो आएगा, 68वीं का मॉक चल रहा है अभी, 68वीं का जब रिजल्ट आएगा या 69वीं का फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि 68वीं से पहले के सिलेक्टेड लोग और 68वीं के बाद के सिलेक्टेड लोग में आपको बहुत ज्यादा गैप दिखेगा, क्योंकि सिलेबस बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। और ये चीज यही नहीं, ये चीज यूपीएससी में भी होता था हमेशा को, तो ये यूपीएससी में भी होता था। यूपीएससी में भी ये आप कहिए कि हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग थोड़ा लेट जन्म हुआ,
अगर 10-15 साल पहले और अगर धरातल पे आ गए रहते तो आईएएस होकर रहते किसी जिला के अंदर में। रीजन क्या था? रटिए और बनिए। सही बात है ये। आप सोचे ना, पीटी में एक पेपर जीएस, एक पेपर ऑप्शनल, ऐसे सिलेबस था। एग्रीग्रेड पर रिजल्ट पीटी आदमी पास करता था, यानी जीएस आपको नहीं आता है और आपका ऑप्शनल अगर खूब बढ़िया है तो पीटी एकदम पास करिएगा। आप मेंस में चलिए तो 2 पेपर ऑप्शनल, तो ऑप्शनल तो कम से कम पढ़िएगा ना अपना। तो ऑप्शनल लोग रगड़ के पढ़ता था, तो ऑप्शनल पीटी पास करा दिया, ऑप्शनल मेंसो पास करा देता था। जब मेंस में बम्पर मार्क्स मिल गया तो इंटरव्यू कौन रोक देगा जी? इंटरव्यू तो मिनिमम नंबर का है, मैक्सिमम नंबर तो आपको मेंस में मिलना है। आराम से आदमी पास करता था। 2011-12 में लबासना से स्पेशली रिपोर्ट आया सरकार को कि क्या भेज रहे हो चुन करके। ये अधिकारी नहीं है, रट्टी तोते भेज रहे हैं लबासना में, हमको ट्रेनिंग कराने में दिक्कत हो रही है, कुछ तो चेंज करो इसमें। उसके बाद 2011-12 में यूपीएससी के चेयरमैन बने डीपी अग्रवाल, और डीपी अग्रवाल ने यूपीएससी को पूरा उठा पटक कर दिया और यूपीएससी को बना दिया। उसी वर्ष आया सीसेट कि अब बाओ सीसेट पास करो, पहले मैथ रीजनिंग भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ो। उसके बाद जीएस सीधे ऑप्शनल का, एक पेपर ऑप्शनल, बाकी ऑप्शनल काम खत्म। एक पेपर केवल ऑप्शनल, अब पीटी में ऑप्शनल रहेगा ही नहीं, पीटी से ऑप्शनल खत्म। पीटी में हो गया जीएस और एक पेपर सीसेट। अब सीसेट पास करिए। अब एग्रीग्रेड पर रिजल्ट, उस समय एग्रीग्रेड पर हिंदी मीडियम का लगा एक अचानक से रिजल्ट क्यों गिरा? क्योंकि ऑप्शनल खत्म हो गया, आ गया सीसेट। अब इंजीनियर सब बाजी मारते चले गए। वो भी क्या हो गया, उसमें एग्रीग्रेड पर बनता था, यानी कि जीएस में नंबर नहीं है, जिसका मैथ रीजनिंग बढ़िया है वो आराम से सीसेट में ला देगा 200 नंबर, पास कर जाता था। कि बाद में मामला सरकार को समझ में आया तो फिर सीसेट को क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया। वर्तमान में सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का है और रिजल्ट जीएस पर आता है, लेकिन उस समय नहीं था ऐसा। अब मेंस में क्या कर दिया, 4 पेपर जीएस, ऑप्शनल का गेम ओवर कर दिया। 4 पेपर, 1000 नंबर का जीएस है खाली। अब जीएस पढ़िए, जीएस में सब लोग इक्वल प्लेटफॉर्म पे रहेगा। एक पेपर आपका बस ऑप्शनल है, वो तो वो हटाने के चक्कर में थे, लेकिन यूनिवर्सिटी से आंदोलन होने लगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू से, कि भाई तब हम लोग अगर ऑप्शनल हट जाएगा पूरी तरीके से तो कोई अपने विषय को महत्व ही नहीं देगा, इसलिए कम से कम एक विषय तो रहना चाहिए। तो यूपीएससी में अभी भी एक ऑप्शनल है जो 500 नंबर का होता है, उसका 2 पेपर। तो चेंज हो गया। चेंज होने के बाद आप देखिए कितना डायनेमिक हो गया यूपीएससी। सेम चीज अभी ये अतुल प्रसाद जी के हाथ में जब आया तो इन्होंने वही किया जो डीपी अग्रवाल ने यूपीएससी में किया था, वो इन्होंने यहां पे कर दिया। और आने वाले समय में इसका कोई ये नहीं है कि आने वाले 1-2 साल में ही आपको सीसेट भी देखने को मिल जाएगा। बीपीएससी के अंदर में 2 पेपर के एग्जाम होंगे। लगभग सारे पीसीएस में 2 पेपर के एग्जाम हो रहे हैं। अब केवल बिहार है कि एक ही पेपर होता है पीटी में। तो आप हो सकता है कि आने तो ये मतलब समझिए कि जितना जल्दी सिलेक्शन ले लीजिएगा ना, उतना कठिन परिस्थिति का सामना कम करना पड़ेगा, और जितना लेट करिएगा उतना ज्यादा कठिन सिचुएशन झेलना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर भर्ती हो गए तो ठीक है, क्योंकि जितना टाइम उतना कंपटीशन बढ़ेगा और क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न उतना ज्यादा अपलिफ्ट होते चला जाएगा, है ना। आज पेपर 2 है ना, निबंध का पेपर अभी नहीं हुआ है। देखिए आज पेपर 2 में क्या पूछता है। क्या बीपीएससी में ऐसा नहीं होता, बीपीएससी एक पेपर पढ़ लेता है, बीपीएससी ऐसा नहीं करती। हाँ है, यूपीएससी में भी 2 पेपर एक ही साथ होता है, मार देता है जान। कहता है ना जो एकदम, जो कहते ना कि एकदम गला घोट देने वाला काम। पहला पेपर 9 से 12, दूसरा पेपर 2 से 5। हाथ में लगा कि नस सब काम करना बंद कर दिया, है ना। तब समझिए कि मतलब 8000 के अप्रॉक्स में वर्ड आपको लिखने हैं, एक ही दिन में लिखना है, कोई गैप नहीं, फिर कल देना है ना, लगातार एग्जाम। एक पेपर केवल एक दिन होता है, वो है निबंध का पेपर। निबंध का पेपर पहला ही दिन होता है यूपीएससी में। निबंध हो गया 3 घंटे का, घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद होगा पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन, पेपर 3 पेपर 4 एक ही दिन, ऑप्शनल 1-2 एक ही दिन, लैंग्वेज एक ही दिन, 2 सिटिंग में। तो एक ही दिन में 6 घंटा बैठना है आपको लगातार, 6 घंटा बैठ के लिखना है।
बीच में वही 1-1.5 घंटा का ब्रेक होता है ना, उस ब्रेक में कुछ खा पी लीजिए, बस वही है। हाँ, वही ब्रेक होता है, 12 बजे छुट्टी होती है तो 2 घंटे का ब्रेक रहता है, उसमें आप खा पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, जो करना है सो, उसके बाद फिर 2 बजे से 5 बजे के बीच में वही चलता है। खैर, तो यहां पर ये 22 लोग होते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, ठीक है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। अब देखिए यह मैटर गंभीर हो गया। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब देखिए कि लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, कार्य लिख लीजिए, सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की जांच करना। ठीक है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, तो सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की जांच करना। इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है ना, इस कमेटी में भी कोई मिनिस्टर नहीं होता है। एक बात तो दिमाग में रखिएगा ही कि संसदीय समिति में, किसी समिति में कोई मंत्री नहीं रहता है, मंत्री को रखने का इसमें है ही नहीं कोई प्रावधान, ठीक है। तो लोक लेखा समिति में भी कोई मिनिस्टर नहीं हो सकता है। अब देखिए, इसको कहा जाता है, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। नोट कर लेंगे कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, ट्विंस सिस्टर। लोक लेखा समिति को लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है, ट्विन सिस्टर। अब ये देखिए कि जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है, जुड़वा भाई का नहीं कहा जाता है। भी तो कह सकते हैं कि जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई नहीं कह रहा, जुड़वा बहन कह रहा है, ऐसा कहे। जुड़वा भाई न कह के इसको जुड़वा बहन कहने के पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है? ये भी तो कह सकते कि ये लोक लेखा समिति जो है सो प्राक्कलन समिति का जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई नहीं कह रहा, जुड़वा बहन कह रहा है, ज्यादा बनता है, ज्यादा बनता है। यहाँ तो विपक्ष का नेता बैठल है अध्यक्ष बन के, तो बनेगा कि सब कम में बिगाड़ देगा। देखिए क्या होता है कि भाई भाई पर ज्यादा नजर नहीं रखता है, रखता है नहीं रखता है। उसको कभी कोई सूचना मिलेगा ना, तब वो तुरंत जांच बिठा देगा आपके ऊपर। कोई सूचना मिलेगा तब कि उधर कोई कांड किया है, और तुरंत बुला के पूछ लेगा क्या किया है जी, क्यों किया है। फिर पूछ लिया, पनिशमेंट भी देना होगा तो दे देगा, फिर वो अपना काम कर रहा है, वो नजर नहीं रखता है। अब बहन जो होती है, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बहन बहन पर पूरा नजर रखती है एकदम। घर से बहन जा रही है तो छुटकी बोलेगी नहीं कुछ, लेकिन देखेगी गौर करके कि कैसे जा रही है, कौन ड्रेस पहन रही है, क्या एक्शन प्लान है, सब देखेगी गौर करके, कहीं कुछ नहीं बोलेगी। फिर उधर से आई
तो फिर देख रही है कि जिस जिस स्थिति में जिस तरीके से गई थी वैसे ही आई है कि नहीं आई है। देख ली कि यार तो गई थी तो ये तो दूसरे तरीके से गई थी, आई है तो दूसरे तरीके से आई, तुरंत कंप्लेन मारेगी। कहते तुरंत उसको नोट डाउन कर लिया और तत्काल नहीं पूछेगी, 2-3 दिन बाद पूछ बैठेगी, हो तू गए लो वो दिन तो ऐसे गई ऐसे आई, क्या बात है। पूरा प्रॉपर नजर रखती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्यों बना है? एस्टीमेट कमेटी पर प्रॉपर नजर रखने के लिए। तो ज्यादा अच्छा सा नजर बहन ही बहन पर रखती है, कौन रखता है? और आप देखते होंगे बहनों का सीक्रेट जनरली बहनों को पता रहता है। पता रहता है ना जी? पता कि नहीं पता रहता है? दम रहता है पता, एकदम सही बात है। भाई का भाई को नहीं पता रहता, वो मारवे करेगा पहले ही। आप कोई भाड़ा भाई उसको जाके कहिए कि हमारे को, वो कहेगा ये कर रहा है तुम, तुरंत मरवे करेगा। बड़ा भाई है तुम बिना मारने नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बड़ा भाई हमारे समाज में पिता के बराबर का होता है। तो पूरा एकदम वो पूरा पावर लेके चलता है, सुप्रीम कोर्ट वाला पावर। वो तुरंत इलाज करने में टाइम नहीं लगाएगा, है ना? वो इलाज करने में टाइम नहीं लगाएगा। और बहनों में ऐसा नहीं होता। बड़ी बहन भी होगी ना तो समझेगी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, समझाएगी, है ना? वो समझाएगी कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उतना कड़ा एक्शन नहीं लेगी जितना कि भाई एक्शन ले लेता है ना। तो एक उनकी अपनी समझदारी होती है, अपना एक बैलेंस भी होता है। तो उनका टॉप सीक्रेट एक दूसरे को पता रहता है। इसलिए इसको कहते हैं जुड़वा बहन, जुड़वा भाई नहीं कहते हैं, क्योंकि भाई भाई का बहुत मामला मैटर ठीक नहीं रहता है हमेशा के लिए, है ना? अगर बड़ा हो गया दोनों तो समझिए कि फिर तो मामला मैटर बहुत जगह एक रहता है। जैसा फिर भाई भाई से झगड़ा होता है ना, कि हमारा हिस्सा तू न लो, है ना? तू हमारा वाला दो, तू हमारा वाला दो, 2 कट्ठा में 1 कट्ठा तू 1 कट्ठा हम, कौनों का 1.5 कट्ठा ले लिया तो वो जाके किसे कर देगा, है ना? कि भाई हमारे भाई हमसे बेईमानी कर दिया, है ना? होता है ना हमारे समाज में ऐसा। बहनों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहन को तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या ही करेगी बेचारी, है ना? हाँ, लेकिन आप देखेंगे कि वो जो जहां जाती है ना, तो जहां पर उसका लीगल राइट बनता है ना, तो वहां पर तो मैटर हो जाता है, होता है कि नहीं? हालांकि लीगल राइट तो पिता के संपत्ति में भी पुत्री का है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट 2005। माता पिता के संपत्ति में पहले नहीं था हमारे यहाँ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई, और अभी एक गोवा हाई कोर्ट का भी, गोवा से भी एक फैसला आया, मतलब मुंबई हाई कोर्ट का, कि 2 भाई थे और बहन ने उन पर केस कर दिया था, संपत्ति नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि हमने तुम्हारे डॉरीज बहुत दिया था उन लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि हमने तो डॉरी तो दिया ही है, तब क्या अधिकार? तो कोर्ट ने यह भी कह दिया कि दहेज दे देने से बहन का भाई के संपत्ति में से अधिकार कम नहीं होता है, वो जब चाहे तो अपना अधिकार मांग सकती है ना। तो राइट्स तो अब बराबर के हैं, लेकिन सामान्य तौर पे हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। बहनें भाई से अपना अधिकार मांगने नहीं आती हैं, क्योंकि फिर अगर वो आएंगी, अगर अधिकार मांगने आ गई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा उनको, कि भाई सब भी तो अपने में लड़ रहा है, ऊपर से बहनों आ गई, दिक्कत हो जाएगा। तो उसको भी अब बेचारी को राखी बांधना होगा, तो कैसे जाएगी बांधने के लिए? जा पाएगी? अब जिस भाई से अधिकार मांग ली वहां जाके राखी नहीं बांध पाएगी ना फिर। तो ये हमारा परंपरा है, इस परंपरा की वजह से बहनें ऐसा करती हुई नहीं प्रतीत होती हैं, और जो बहनें ऐसा कर देती हैं देख लीजिए उनका मायके में सम्मान नहीं होता है। हाँ, लेकिन अब भाई को भी बात समझना चाहिए कि वो बेचारी अगर नहीं लेने आ रही है तो जो हम लोग के यहाँ परंपरा क्यों बना हुआ है जी, हमारे सनातन में कितना परंपरा सब बना हुआ है। संपत्ति नहीं मांग, लेकिन आपको हर फेस्टिवल में अपने बहन के यहाँ जाना है, उसके लिए कपड़ा, उसके लिए चीजें, मिठाई, ये सब आपको भेजना है। सबके पीछे साइंस है, ऐसे नहीं, परंपरा केवल नहीं है कि वो आपके संपत्ति को लेने नहीं आ रही है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको समय समय पर यह अनुभूति कराते रहिए कि हमारे यहाँ तुम्हारा अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है कुछ भी, ये उसको बताना है। तो अगर कोई भाई जा करके उसको राखी में चाहे कोनो फेस्टिवल में जाकर साड़ी देता है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कर्जा दे रहा है, उसके अधिकार का कुछ % उसको खुश करने के लिए दे रहा है कि भाई खुश रहो, तुम्हारा अभी भी है वहां पर। लीगली नहीं था, लेकिन परंपरा ऐसे बन गया था कि ये था, लेकिन बाद में लीगली भी हो गया, है ना।
लीगली भी हो गया बाद में 2005 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इसको लीगल भी कर दिया गया कि अब अगर कोई चाहे तो ले भी सकता है और देना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर यही स्थिति होता है। अंबेडकर साहब कहते हैं कि जो प्राक्कलन समिति है और जो ये आपका लोक लेखा समिति है, इन दोनों के बीच में एक और एक इंस्टीट्यूशन काम करता है, उसका नाम है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कैग को आप देखेंगे तो हालांकि इसका चर्चा आर्टिकल 148 में है, 148 से 151 के बीच में। तो कैग जो है, जो सरकार खर्चा करती है उसका जांच कैग करता है और कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को लोकसभा में अध्यक्ष के पास भेज देता है और अध्यक्ष उस रिपोर्ट को देता जाता है लोक लेखा समिति को। तो लोक लेखा समिति घूम घूम के जांच नहीं करती है, लोक लेखा समिति इस कैग के रिपोर्ट के जांच कर देती है। जो कैग जो रिपोर्ट तैयार किया है उसके रिपोर्ट का जांच करती है। तो नोट करके लिख लेंगे कि लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट का जांच करती है, ठीक है। कैग बोले तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग के रिपोर्ट की जांच करती है, ठीक है। तो कैग के रिपोर्ट को कौन जांच करता है? लोक लेखा समिति, है ना, ठीक है। ये कैग के रिपोर्ट को जांच करता है, ठीक है। तो कैग के रिपोर्ट को ये जांच करता है लोक लेखा समिति, है। आर्टिकल किसका था? तो आर्टिकल देखिए, देखिए आर्टिकल्स जो होते हैं वो स्वतंत्र राइटर्स के अपने विचार होते हैं, है ना। जब भी कोई आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल पढ़ना अच्छा चीज़ है, सिविल्स में बहुत काम आता है। तो जहाँ पर उस आदमी का एक इमेज रहता है, उसके नाम नीचे उसका नाम रहता है, अब बगल में उसका क्वालिफिकेशन रहता है। देखिए कि वो कौन आदमी लिख रहा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार हर पार्टी के लोग भी लिखते हैं, है ना। जैसे आप पेपर्स देखेंगे, आप द हिंदू पढ़ेंगे या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे या दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या जनसत्ता पढ़ेंगे, तो कांग्रेस के भी बड़े नेता पी चिदम्बरम जैसे लोग ना, अच्छे बहुत वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो ये लोग भी अपना एडिटोरियल उसमें लिखते हैं। बीजेपी के भी लोग लिखते हैं। उत्तर प्रदेश से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, उनका एडिटोरियल बराबर दैनिक जागरण में आता है ना। तो अब ऐसे लोग क्या है कि जो एक पार्टी की आइडेंटिटी रखते हैं, वो जब भी लिखेंगे तो दूसरे पार्टी की आलोचना को लिखेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो वो एडिटोरियल निष्पक्ष नहीं होगा। निष्पक्ष एडिटोरियल होता है जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में रिसर्चर है, स्कॉलर है। जैसे एक आता है आईआर पे, बहुत अच्छा एडिटोरियल आता है तुफैल अहमद का, है ना। कभी कभी वो लिखते हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में, तुफैल अहमद इंटरनेशनल रिलेशन पे। और एक और व्यक्ति हैं हर्ष विपंत, हर्ष विपंत या तुफैल अहमद। एक महिला है क्षमा शर्मा, है ना, जो सोशल मुद्दे पे लिखती हैं, सामाजिक मुद्दे पे। तो ये सब क्या है? स्वतंत्र विचारक है, इंडिपेंडेंट लोग हैं, इनका किसी पार्टी से कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये लोग जब लिखते हैं ना, तो एक्चुअल बात लिखते हैं, प्रॉपर बात लिखते हैं, जो निष्पक्षता के साथ लिखते हैं, तार्किकता के साथ लिखते हैं। तो ऐसे, या फिर एक चीज और होता है कि जब आप पेपर उठाते हैं तो उसमें आप दो, बीच में एडिटोरियल होता है जो बड़ा बड़ा होता है और साइड में दो रहता है छोटा छोटा। तो वो संपादक लिखता है, पेपर का जो संपादक होता है वो लिखता है। तो वही बहुत हद तक निष्पक्ष ही रहता है, अपने रिटन मतलब रिटन स्किल में निष्पक्षता को दर्शाता है। तो प्रयास करें कि उस छोटे से कॉलम को पढ़े, है ना। और पढ़ने के लिए विचार आप सबको पढ़े, लेकिन अगर कोई विचार आपको लगता है कि किसी एक विचारधारा से जुड़े हुए आदमी ने दिया है तो उसके निष्पक्ष होने की संभावनाएं कम है। ऐसे में
वो अपने को जस्टिफाई करेगा और सामने वाले को गलत प्रूफ करने की कोशिश करेगा, तो वो आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा आपके लिए कारगर नहीं होगी, है ना। तो इसलिए एडिटोरियल पढ़ते वक्त ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो राइटर की क्या आइडेंटिटी है ना। जैसे कि आप हिस्ट्री का बुक ही उठाइए, आप बिपिन चंद्रा की बहुत सारी किताबें हैं। बिपिन चंद्रा का आप स्वतंत्रता संघर्ष पढ़िएगा मॉडर्न हिस्ट्री में, एनसीईआरटी पढ़िएगा, है ना, या स्वतंत्रता के बाद का भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, बिपिन चंद्रा की तमाम किताबें आती हैं। उन सभी किताबों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा, और वो लिखते भी हैं, स्वतंत्रता संघर्ष में तो बिपिन चंद्रा लिख देते हैं कि कांग्रेस ही भारत है और भारत ही कांग्रेस है। मतलब कांग्रेस को समझ लिया तो भारत को समझ लिया, भारत को समझ लिया तो कांग्रेस को समझ लिया। ये उनकी राइटिंग स्किल है। और वहीं आप वामपंथी इतिहासकार सुमित सरकार को पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री की किताब उनकी भी आती है, लेकिन वो थोड़ा वामपंथी मोड के हैं। उनका किताब पढ़िएगा तो वो लिख देंगे कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ किया ही नहीं। उनके राइटिंग स्किल को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कुछ नहीं, मतलब जो हुआ वो वामपंथियों के माध्यम से हुआ, कांग्रेस ने इस देश की आजादी में उसकी कोई भूमिका ही नहीं रही। अब ऐसे में आप किसको मानिएगा? राइटर्स हैं ना दोनों, और दोनों ने अपने अपने विचार रखे हैं। तो सिविल एस्पिरेंट के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वो किस आइडियोलॉजी को माने। इसलिए सिविल एस्पिरेंट के लिए हमेशा कहता है मध्यम मार्गी बनो, मिडिल पैथ पे चलो, है ना। जो पॉजिटिव बात है वो सुमित सरकार की ले लो, जो पॉजिटिव बात है वो बिपिन चंद्रा की ले लो, दोनों को मिक्स कर दो और मिक्स करके अपना एक स्वतंत्र विचार बना दो। जैसे इंडिया की इकोनॉमी, ना ही हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ना ही हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। जिस समय हमारा उद्भव हुआ था उस समय पूरे वर्ल्ड में वॉर चल रहा था, विचारों का युद्ध चल रहा था। सोवियत संघ सोशलिस्ट का प्रचार कर रहा था, अमेरिका को कैपिटलिस्ट का प्रचार कर रहा था। हमने क्या किया? हमने सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों को ले लिया। यही हमें अपने विचारों में और यही हमें अपने राइटिंग में रखना होता है कि हम पॉजिटिविटी को निकाल ले दोनों जगह से। तो इसलिए जब एडिटोरियल भी पढ़े तो ये आइडेंटिटी जरूर देखे कि आइडेंटिटी किसकी है। और अब कोई सरकार का आदमी लिखेगा तो बहुत अच्छा अच्छा बात लिख देगा, सरकार का आदमी लिखेगा बहुत अच्छा चल रहा है देश में सब है। अब विपक्ष का आदमी लिखेगा तो वो लिख देगा कि सब कुछ खराब ही चल रहा है, जबकि दोनों स्थितियां गलत हैं। ना तो देश में सब कुछ खराब है वर्तमान में, और ना ही देश में सब कुछ अच्छा है वर्तमान में। हर जगह कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं और हर जगह कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो अब सिविल अभ्यर्थी का ये जिम्मेवारी होता है कि वो हर जगह की उन अच्छाइयों को भी देखे और उन कमियों को भी देखे, और तब दोनों को देख करके अपना एक कंक्लूजन दे। इसीलिए आपसे जब मेंस में सवाल बनता है तो पूछा जाता है आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकली एनालिसिस करने की बात की जाती है। तो क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कुछ लोग होते हैं खाली शिकायतें करते हैं, ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है, वैसा है, तो केवल आलोचना हो गया। लेकिन जब आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिएगा तो अगर आप सामने वाले की कमियां बताइएगा तो उसकी खूबियां भी बताइएगा कि अच्छा ये आप में कमियां हैं और ये आप में खूबियां, ये अच्छाइयां भी हैं, ये दोनों बताना होता है। और यही ब्यूरोक्रेट्स का काम है। क्योंकि दिक्कत यह है कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप 5 वर्ष के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर आप पीसीएस जाते हैं तो आप 62 वर्ष के लिए जाएंगे, अगर आप यूपीएससी जाते हैं तो 65 वर्ष के लिए जाएंगे। और आपके फेज में अलग अलग आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट आएगी, और अगर आपके दिमाग पर कोई एक आइडियोलॉजी हावी हो गया तो आप दूसरी गवर्नमेंट के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और आपका मेन काम है जनता के लिए सर्विस को अलाउ कराना। तो मालूम चला कि आप एक ही आइडियोलॉजी को प्रचारित में रह जाएंगे, तो जनता का काम कौन करेगा? इसलिए हमेशा सिविल सर्विस में आपको मिडिल पाथ बताया जाता है कि मिडिल पाथ जो है वो सबसे अच्छा पाथ होता है अपने आप को स्टेब्लिश करने का या अपने आप को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने का। ठीक है, प्रोसीड। तो ये उसके रिपोर्ट्स को जांच करता है, ठीक है। और भ्रष्टाचार जो होता है, अब बताइए कि अब विपक्ष का नेता जब जांच करेगा तो भ्रष्टाचार छिपेगा? जी नहीं छिपेगा। वो तो मतलब जहां कुछ नहीं हुआ उसमें से भी निकाल देता है। तो जहां अगर हुआ रहेगा तो बचेगा? नहीं बचेगा, है ना। तो इसलिए इसको यही किया रखा गया है। और कैग की रिपोर्ट कोई जांच करता है तो कैग के संबंध में कहा जाता है, अंबेडकर साहब कहते हैं कि कैग जो है ये किसी मृत व्यक्ति को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके मृत होने का कारण बता सकता है, जिससे कि भविष्य में उस बीमारी से दूसरा कोई ना मरे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राक्कलन समिति
के रिपोर्ट की जांच हो रही है, सरकार के खर्चों की जांच हो रही है, तो सरकार अगर भ्रष्टाचार करते भी रहेगी ना तो कैग चाह के भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कैग का काम है खर्चा होने के बाद जाना। जैसे हमारे यहां पुलिस घटना घटने के बाद पहुंचती है, पहले नहीं। चोरी हो गया तब पहुंचेगी कि भिलो हो, आप कहेगा चोरी हो गया, है ना, बहुत जगह पे। तो अब क्या होता है, तो उसके कि भाई कैग भी कब पहुंचती है, भ्रष्टाचार होने के बाद। तो कैग रिपोर्ट तैयार करती है, अब बताती है कि भ्रष्टाचार किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तो वही अंबेडकर साहब कहते हैं कि ये मृत व्यक्ति को जिला नहीं सकता है, लेकिन मृत होने का कारण बता देगा। कारण बता देगा तो भविष्य में फिर उस बीमारी से कोई नहीं मरेगा। तो यही भूमिका होता है यहां पर लोक लेखा समिति का। उसी के रिपोर्ट को जांच करती है, जांच करके देखती है कि क्या है और किस प्रकार से। ठीक है, प्रोसीड नेक्स्ट। सार्वजनिक उपक्रम समिति, पीएसयू कमिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमिटी, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति ये क्या होता है, तो लिखेंगे कि यह सरकार की जो सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकार की सरकारी कंपनियां, उनकी देखरेख और जांच करता है। इट्स सुपरविजन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट कंपनीज। सरकारी जो संस्थाएं होती हैं, सरकारी जो कंपनियां होती हैं, उसको क्या करता है, सुपरविजन करता है, यानी उसको मॉनिटर करता है, उसका देखरेख करता है। ठीक है, इसमें भी कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें भी कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें भी कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। पंद्रह लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। इसकी स्थापना कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर की गई थी। इसकी स्थापना कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर की गई थी। इसकी स्थापना कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर की गई थी 1960 के दशक में। 1960 के दशक में। ओके, तो पीएसयू तो समझ रहे हैं ना, सरकारी कंपनी जैसे गेल, भेल, सेल, है ना, ओएनजीसी, ये सब क्या है, सरकारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, तो सरकार की कंपनियों को मॉनिटर करना, सरकार की कंपनियों को देखना कि ये अच्छे से काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, इनको क्या कमियां हैं, इनमें क्या चीज़ें ठीक हो सकता है, कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये किया जाता है। ठीक है, दिक्कत तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये कुछ आपको मुख्य तौर पे कमेटियां, ये 3 कमेटियां जो जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ,
इन समिति के सदस्यों का निर्वाचन होता है सदन के अंदर में, ठीक है, और इनका भी निर्वाचन सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इलेक्शन होता है। अब प्रयास ये किया जाता है कि इन समितियों में सभी पार्टी के सदस्यों को शामिल किया जाए, जितने पार्टी हैं सदन के अंदर में उनका कम से कम एक रिप्रेजेंटेशन तो जरूर हो इस कमिटीज के अंदर में, ठीक है। हाँ, चेयरमैन जो है वो सत्ता पक्ष से होता है प्राक्कलन में और सार्वजनिक उपक्रम में, लेकिन लोक लेखा में चेयरमैन अपोजिशन से होता है। लेकिन मेंबर्स हर पार्टी की, जितनी पार्टी वहां पे गई है सदन के अंदर में बैठी हुई हैं, जिनके सांसद बैठे हुए हैं, तो प्रयास ये होता है कि हर पार्टी के सांसद को कम से कम एक भी सांसद इस कमेटी में रहे, ठीक है। तो सब लोग को रखते हैं, ऐसा नहीं कि केवल सरकार के लोग इसमें रहते हैं या केवल विपक्ष के लोग। अगर किसी पार्टी का एक भी सांसद चुन के गया है ना, तो उसको भी शामिल किया जाएगा सिंगल वोट ट्रांसफरेबल वोटिंग के बेसिस पर, ठीक है, ताकि सब लोग समिति में रह सके और समिति में अपना सुझाव दे सके या समिति के कार्यों को मॉनिटर कर सके। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था आपकी संसदीय समितियां, ठीक है। कल उनके बारे में बात किए थे, जो अस्थायी समितियां होती हैं उनके बारे में, कि वो कैसे बनती हैं। कुछ घोटाले के जांच के लिए बनती हैं और कुछ बनती हैं विधेयकों के जांच के लिए, है ना। तो उन सब के बारे में बात किए थे। नेक्स्ट आगे पे हेडिंग बनाएंगे पार्लियामेंट्री एक्टिविटी, संसदीय गतिविधियां, पार्लियामेंट्री एक्टिविटी। अब संसदीय गतिविधियां कैसे होती हैं? पार्लियामेंट्री एक्टिविटी, संसदीय गतिविधियां या संसदीय क्रियाकलाप। तो आप पार्लियामेंट्री एक्टिविटी को देखिएगा, तो ये देखिए, पार्लियामेंट्री एक्टिविटी 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलता है, यानी कि 11 AM टू 6 PM। यह सामान्य शेड्यूल है संसद के कार्य करने का, ठीक है। 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। इसमें 2 शिफ्ट होता है। जो पहला शिफ्ट होता है वो होता है 11 AM टू 1 PM, ठीक है। और दूसरा शिफ्ट होता है 2 PM टू 6 PM, ठीक है। 11 से 6 PM ये पूरा टाइमिंग है, 11 से 6 बजे तक काम चलता है, ठीक है। और ये बीच में आप देखेंगे 1 से 2 के बीच में जो ये है वो है लंच टाइम। पूरा सब खा पी के ढकान लगाता है अपना, अब फिर उधर अपना बोलना शुरू करता है 2 बजे के बाद, ठीक है। संसद में जो भोजन होता है, आप देखते हो कई कुछ नेता लोग का वायरल होता है कि नेताजी ने इतना 120 रुपया का खाना खाया, 90 रुपया का खाना खाया। ये सब मूर्ख समझता है, मूर्ख बनाने का कोशिश करता है। ये सब खाना खाता है पार्लियामेंट के किचन में, और पार्लियामेंट का जो किचन है वो सब्सिडी वहां पे जाता है। तो जो खाना आप बाहर में 1200 में खाइएगा ना, 2000 में, वो खाना पार्लियामेंट मिल जाएगा आपको 200 में, 250 में, 125 रुपया में। तो वह खाना खाता है और लिख देगा नेताजी ने आज खाया केवल 90 रुपया का खाना। और वह 90 रुपया का खाना अगर बाहर के खाइएगा तो पता चलेगा कि 900 का हो जाएगा। हम लोग अगर वही खाना खाने जाए सेम आइटम्स बाहर में, तो 1000 रुपया लग जाएगा आराम से। और वही नेताजी 90 रुपया में खा के वायरल कर देते हैं पीछ कि नेताजी ने इतना सस्ता खाना खाया। तो वो जो होता है वो सब्सिडाइज रेट पे होता है। जैसे आप कहीं कहीं आप किसान जब अपना खाद खरीदने जाता है तो आप देखते हैं खाद कितना सस्ता मिल जाता है। तो क्यों मिल जाता है सस्ता? क्योंकि उस कंपनी को सरकार ने सब्सिडी दिया हुआ है। पहले गैस,
पहले गैस आपको 435 रुपए में मिलता था, 440 रुपए में मिलता था। क्यों? क्योंकि आज जो सब्सिडी आप अकाउंट में मंगा रहे हैं वो सब्सिडी पहले आपको नहीं मिलता था, वो सब्सिडी सरकार सीधे गैस कंपनी को दे देती थी और गैस कंपनी सस्ते मूल्य पर आपको गैस दे देती थी। आसानी से आपको गैस मिल जाता था, सस्ता भी मिलता था। अभी मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि हम डीबीटी लाए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जनधन योजना के तहत सबको कहा कि बैंक में अकाउंट खोल दो, सबने अकाउंट खुलवा लिया, पैसा आएगा। सबको तो लगा था कि 15 लाख रुपया आएगा। सब तो ये सोचा कि मोदी जी पैसा भेजेंगे 15 लाख, बोले ना कि सब काला मनी मंगाएंगे, खोल दिया। हालांकि बैंक में अकाउंट होना जरूरी था, ये नीति गलत नहीं थी, है ना। अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखे तो इसको कहते हैं वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की ऑब्जेक्टिविटी से अच्छा चीज था कि कम से कम किसी तरीके से हर भारतीय नागरिक का अकाउंट होना चाहिए बैंकों में, जो कि पहले नहीं था। तो चलिए इसके माध्यम से हुआ, वित्तीय समावेशन के माध्यम से। तो डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। तो मोदी जी ने कहा कि अब जिसका जो पैसा होगा सीधे उसके अकाउंट में जाएगा, कंपनी को नहीं। तो इस चक्कर में क्या हुआ, गैसवा देखिए कहाँ पहुंच गया। आज आपको 1100-1200 में गैस खरीदना पड़ रहा है। आप मालूम चल रहा है कि सब्सिडी नहीं आ रहा है, आज सब्सिडी आ रहा है तो 72 रुपया 70 रुपया। तो लोग को याद आ रहा है यार वो दिन ठीक थे, भले सब्सिडी नहीं आता था, अकाउंट में पैसा नहीं था, लेकिन 435-440 में गैस तो आता था कम से कम, है ना। आज 1200 का गैस या 70 रुपया का सब्सिडी है, महंगा हो गया, है ना। तो हालांकि इसके पीछे और भी चीजें काम कर रही है, क्योंकि टाइम भी तो बहुत चेंज हुआ है, समय भी बहुत बदला है। अब वो समय नहीं रहा, वो इनकम का स्तर भी नहीं रहा लोगों को। हर चीज की अगर तुलना करके देखिएगा तो समझ में आएगा। लेकिन हम लोग सीधे डायरेक्ट देखते हैं कि महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ा है तो इनकम भी बढ़ी है। ऐसा नहीं कि इनकम नहीं बढ़ा है लोगों का, है ना। कौन है कि जो भूखे पेट सो रहा है जी? कोई भूखे पेट नहीं सो रहा है ना। सब लोग के पास कुछ ना कुछ उतना इनकम है कि अपना काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी जिस स्थिति में इनकम है उस स्थिति में महंगाई कंट्रोल में नहीं है ना। ऐसे में सरकार को चाहिए कि किसी तरीके से वो अपने महंगाई को नियंत्रित करने का उपाय करे। अब सरकार कहती है कि महंगाई नहीं है, आज जनता कहती है कि महंगाई है। हमें लगता है कि महंगाई है, और सरकार के रिपोर्ट में महंगाई भी नहीं करता है, वो कहते हैं कि महंगाई नहीं है। ऐसे क्यों होता है? तो आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा क्या है। आप देखेंगे कि एक होता है सीपीआई, इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना। थोकरा एक होता है कि थोक मूल्य सूचकांक, एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो हम लोग जो वस्तु खरीदते हैं तो हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग उपभोक्ता हैं। तो हम जाके मार्केट से आलू खरीदते तो हमारे यहाँ सब्जी बनता है, हम थोड़ी ना आलू खरीद के जाके दूसरे को बेच देते हैं। तो हम लोग खुदरा जो दुकानदार है उससे जाकर के क्या करते हैं, आलू खरीद लाते हैं। तो हम लोग जब खरीदाते तो हमको देगा 30 रुपये के जी, और वो दुकानदार है तो वो जाके कहाँ से, मंडी से लेके आएगा। तो मंडी से वो बोरे खरीद लेगा आलू का, तो थोक में खरीद लिया। तो थोक में जब खरीद लिया तो उसको वही पड़ जाएगा 20-22 के आसपास में। अब वो थोक में खरीद के लाया और खुदरा में हमसे बेच रहा है, तो वहां पर अब होलसेल प्राइस इंडेक्स पर खरीदा है, तो होलसेल प्राइस तो कम हो है ना। आज जहां पे हम लोग खरीद रहे हैं वो तो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो हम लोग को महंगा में मिल रहा है। और सरकार क्या करती है, सरकार महंगाई का गणना कर देती है होलसेल प्राइस इंडेक्स पर, और कह देती है कि महंगाई नहीं है। ले पकड़ो, हम थोड़ा ना दुकान खोल के बैठल हैं, हम तो खा रहे हैं। हम तो सोयाबीन लेके आएंगे तो सब्जी ना बनाएंगे, हम थोड़ी ना बगल वाला को पड़ोसी कहेंगे कि हम 5 रुपए में लाए हैं, लो तुरंत 7 रुपए में बेच देते हैं। नहीं कर सकते ना, हम तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारा काम चल रहा है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर जब अगर देखा जाएगा तो वास्तव में आपको महंगाई समझ में आएगा। लेकिन सरकार निकाल देती है होलसेल प्राइस इंडेक्स पर, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला डटवा छिपा लेती है कि रखो साइड में, ये वाला दिखा दो, है ना। वो ला गया, ले महंगाई है ये नहीं, आप कह रहे हैं महंगाई है, सरकार कह रही है महंगाई ये नहीं है, क्योंकि सरकार होलसेल प्राइस इंडेक्स पर देख रही है और आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको महंगा मिल रहा है, सरकार कह रही है कि महंगा मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि सरकार इसलिए कह रही है क्योंकि वो मिल रहा है किसको, वो मिल रहा है जो थोक व्यापारी है उसको, आम आदमी को नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे कि सब्सिडी जिसका भी मिलता है उस सब्सिडी क्या होता है, तो वहां पर आप देखेंगे कि वो वस्तु सस्ती हो जाती है।
तो ये टाइमिंग होता है। अब ये जो फर्स्ट जो 2 आवर है, पहला 2 घंटा, इसमें 11 से 12, ठीक है, 11 AM से 12 PM आप देखेंगे। तो ये जो टाइमिंग है ये क्वेश्चन आवर का टाइम है। इस समय संसद में क्वेश्चन आवर होता है, जिसको कहते हैं प्रश्नकाल। इस समय शुरू होता है क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, है ना। 11 से 12 में 1 घंटा में होता है क्वेश्चन आवर। इसमें सरकार से सवाल पूछा जाता है और सरकार को जवाब देना होता है ना। इसमें क्या करना होता है, सरकार को जवाब देना होता है, ठीक है। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि सरकार को यहां पर क्या करना होता है, जवाब देना होता है। तो 11 से 12 PM में प्रश्नकाल। अब फिर 12 से 1 PM यह है शून्यकाल, 0 आवर। दोनों में ना सरकार पर क्वेश्चन का बम्बार्डिंग होता है, लो जवाब दो, तुरंत जवाब दो, ये वाला बात होता है। तो ये अब जवाब देते देते भूख लगी ना जाएगा जी, अब बोलते बोलते तो आदमी को हालत खराब होबे करेगा। तो ये तो 2 घंटे लगातार बोलना है, सरकार के मंत्रियों को जवाब देना होता है। 11 से 12 में क्वेश्चन आवर में 3 तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और इस प्रश्न काल में सरकार को पता होता है कि क्या प्रश्न पूछा जाना है, विपक्ष क्या सवाल पूछेगा, इस सरकार को पहले से पता रहता है प्रश्न काल में। शून्य काल में सरकार को पता नहीं रहता है कि क्या सवाल पूछा जाएगा, तो अचानक से कोई भी मुद्दा पर सवाल पूछा जा सकता है शून्य काल में। तो ये पहला 2 घंटा जो संसद में होता है, ये मारपीट वाला, धूम धड़ाका वाला सेशन है, देख लेंगे तुमको, ये वाला बात होता है ना। उधर से सवाल पूछता है, सरकार इधर से जवाब देती है। अब जवाब देते तो भूख लग जाता है, तो छुट्टी होता है, सब जाता है दम भर पूरा खाता है एकदम, है ना, दबा के एकदम खाएगा, कहेगा कि देखिए हम सस्ते खाना खा ली, संसद के कैंटीन में खाएगा, है ना, है ना। है 10 बजे हलवा तो यहां पर ये लंच करेगा। अब लंच करने के बाद लोग क्या करेंगे, अब फिर बैठेंगे। अब ये सेकेंड फेज में होगा विधेयक पर चर्चा। जो भी विधेयक पर बहस, चर्चा, मतदान, जो कुछ भी होता है उस सेकेंड फेज में ही होता है। तो यहां पर बिल प्रपोज होगा, बिल पर डिस्कशन होगा, बिल पर चर्चाएं होंगी, बिल पर सवाल जवाब होगा। तो सारा बिल पर जो काम होगा उस सेकेंड हाफ में होगा, और पहले क्वेश्चन जो चलेगा वो फर्स्ट हाफ में चलेगा, ठीक है। अब जो सवाल पूछे जाते हैं वो 3 तरह के सवाल होते हैं, ठीक है। तो ये सवाल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहां तक बताइए, ऐसा कोई बात जो समझ में नहीं आया हो।